नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। इजरायली सेना ने तेहरान में किया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमला, सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने का दावा। ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्दो पर फिर से हमला, इजरायली विमानों ने की बमबारी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने पुतिन से मदद मांगी, सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान का हमला। ईरान में हॉस्टल और हॉस्पिटल पर इजरायली हमले, दुकानें बंद, ATM खाली। भारत लौटे स्टूडेंट बोले, लगा था बच नहीं पाएंगे, हमारे दोस्त फंसे रह गए। सीरिया के चर्च में आत्मघाती हमला, अब तक 22 लोगों की मौत, 63 घायल। ISIS आतंकी ने पहले फायरिंग की, फिर खुद को बम से उड़ाया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी संसद ने मंजूर किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव। हमलों के बीच 3 टैंकरों ने लिया यू टर्न। बिलावल भुट्टो ने ऑपरेशन सिंदूर से की इजरायली हमलों की तुलना, सिंधु संधि पर भारत को दी जंग की चेतावनी। पाकिस्तानी PM बोले, हम ईरान के साथ खड़े। भारत में सस्ते दामों पर मक्का सोयाबीन बेचने पर अड़ा अमेरिका, इससे भारतीय किसानों को होगा नुकसान। भारत अमेरिका ट्रेड डील बीच में अटकी। और अब आज की खास खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में हिस्सा लेता है तो ये सभी के लिए बेहद खतरनाक होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दे चुके हैं कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अब जबकि ईरान की नतांज, इस्फहान और फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर विमानों के जरिए बंकर बस्टर बम से हमला कर दिया है, तो 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि क्या ईरान अमेरिका पर पलटवार करेगा, और दूसरा ये कि ईरान कब पलटवार करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी ने इनमें से एक सवाल का जवाब दे दिया है। मेहर न्यूज के मुताबिक अमेरिकी अटैक को लेकर बुलाई गई UN सुरक्षा परिषद की बैठक में इरावानी ने कहा कि अमेरिका पर पलटवार होगा, हमारे पास इसकी कानूनी वजह है। इरावानी ने अमेरिका पर अटैक करने के 5 बड़े कारण भी बताए हैं। अमेरिका पर अटैक को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल में ईरानी राजदूत इरावानी ने जो 5 कारण बताए हैं, अब वो भी जान लीजिए। तो इरावानी के मुताबिक पहला कारण है कि अमेरिका ने एक शांत प्राय देश की संप्रभुता पर हमला किया है। अमेरिका के पास ईरान पर अटैक करने का कोई वैध कारण यानी वैलिड रीजन नहीं था। हम परमाणु प्रसार संधि को मान रहे थे, इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर अटैक कर दिया। इरावानी के मुताबिक दूसरी वजह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों का खुलकर समर्थन करता है। अमेरिका गजा पर इजरायली हमलों को लेकर कुछ नहीं बोलता है, मानवता विरोधी कार्यों को प्रोत्साहित करता है। पूरी दुनिया भले ही इस पर चुप रहे, लेकिन ईरान चुप रहने वाला नहीं है। UN में ईरान के राजदूत इरावानी ने दुनिया को संबोधित करते हुए तीसरी वजह बताई कि ओमान के मस्कट में 16 जून को अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत को लेकर बैठक होने वाली थी। इससे ठीक 2 दिन पहले 13 जून को ही इजराइल ने हम पर हमला कर दिया। अब बताइए इस संधि से कौन भाग रहा है। इरावानी ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में कासिम सुलेमानी की हत्या का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि सुलेमानी एक शीर्ष मिलिट्री अफसर थे, लेकिन अमेरिका ने उनकी हत्या कर दी। ये कहां से जायज है। इरावानी का कहना है कि इजराइल से लड़ाई के बावजूद हमारे विदेश मंत्री अब्बास अरागची यूरोपीय देशों से शांति वार्ता को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हमारे ठिकानों पर अटैक किया, हम बदला जरूर लेंगे। ईरानी परमाणु प्लांटों पर अमेरिकी बमबारी के बाद अब रूस और चीन के अलावा पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया भी खुलकर ईरान के समर्थन में आ गए हैं। पाकिस्तान ने इसे ईरान की संप्रभुता पर हमला बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान में इस हमले को गलत करार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान के समर्थन में बयान जारी किया है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर निशाना भी साधा है।
ईरान और आसपास के इलाकों में अब हालात साल 2003 के उसी दौर में पहुंचते नजर आ रहे हैं जब यहां सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। माना जा रहा है कि ईरान अब खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सेना के अड्डों को निशाना बना सकता है। इराक की सेनाएं भी ईरान के साथ आती नजर आ रही हैं। अमेरिकी सेनाएं अभी तुर्की, सीरिया, लेबनान, इराक, बहरीन, इजराइल, इजिप्ट, जिबूती, अरब सागर और कुवैत में तैनात हैं। कुल 51,400 अमेरिकी सैनिक खाड़ी देशों में डेरा डाले हुए हैं। सबसे ज्यादा 10,000 सैनिक कुवैत में मौजूद हैं। उधर यमन में हूती पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। इस बयान के साथ ही अमेरिका के साथ उनका युद्ध जो कुछ समय से रुका हुआ था फिर से शुरू हो जाएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह अभी तक खामोश बैठा हुआ था, लेकिन पिछले हफ्ते उसने भी चेतावनी दे डाली कि अगर अमेरिकी हमला हुआ तो वो फिर ईरान के समर्थन में उन तरीकों से काम कर सकता है जो उसे सही लगेंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से अगर कोई भी दखलंदाजी हुई तो फिर इजराइल के साथ विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाएगा। इस युद्ध ने पिछले साल लेबनान के बड़े हिस्से को खत्म कर दिया था और नॉर्थ इजराइल में हजारों लोगों को विस्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने में कामयाब हो जाता है तो ये कदम दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए और गल्फ में एनर्जी सप्लाई करने वाले देशों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 10 दिन से ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अब अमेरिका ने भी एंट्री मार दी है, तो ऐसे में भारत समेत दुनिया भर के लिए ये जंग संकट की वजह बनी हुई है। अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो कच्चे तेल के दाम बेतहाशा बढ़ सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। शुक्रवार 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के साथ ही कई मिलिट्री बेस को तकरीबन 200 फाइटर जेट के साथ निशाना बनाया। 14 जून को ईरान ने इस हमले का करारा जवाब देते हुए इजराइल के तेल अवीव और दूसरे ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। इनमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर चकमा देते हुए निशाने पर लगी, जिससे इजराइल के कई शहरों में बड़ा नुकसान हुआ। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि अगर हालात और बिगड़े तो कच्चे तेल के दाम तेजी के साथ ऊपर जाएंगे और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिलेगा। अब इस तनाव से इतर आपको बताते हैं कि जो ईरान पहले कभी पारसियों का गढ़ हुआ करता था, वो इतना कट्टर शिया मुस्लिम देश कैसे बन गया। अतीत में ईरान काफी बड़ा और ताकतवर देश रहा है। ईरान की सीमा वक्त के साथ साथ घटती बढ़ती रही। खास तौर पर अगर आज के ईरान और प्राचीन ईरान की बात करें तो सिकंदर से लेकर तुर्क और अरब देशों के आक्रमणकारियों ने ईरान को अपना निशाना बनाया। बताया जाता है कि 7वीं शताब्दी में अरब के खलीफाओं ने जब अपनी सीमाओं का विस्तार किया तो उन्होंने ईरान के आसपास के देशों पर कब्जा करने के साथ ही ईरान को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। 8वीं सदी तक पारसी बहुसंख्यक देश ईरान में इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाने लगा। बड़े पैमाने पर यहाँ धर्मांतरण हुआ। इस्लामी हुकूमत आने के बाद लाखों पारसी पूरब की तरफ पलायन करने लगे। उनमें से कुछ पारसी भारत आकर बस गए। ईरान की कट्टरता का रिश्ता इस्लामिक क्रांति से क्या है, अब ये भी बताते हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत 1979 में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि इस्लाम को लेकर कट्टरता भी तभी से आई है। इसी क्रांति ने ईरान के शासक रहे शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। पहलवी के हाथ से सत्ता छीनने के बाद ईरान में आयतुल्ला रोहुल्ला खामनेई के नेतृत्व में एक धार्मिक गणतंत्र की स्थापना हुई। शाह रजा पहलवी 1941 से सत्ता में थे, लेकिन उनको ईरान में मौजूद धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। इस विरोध की आवाज को दबाने के लिए शाह ने लगातार ईरान से इस्लाम की भूमिका को कम करने, इस्लाम से पहले ईरानी सभ्यता की उपलब्धियां गिनाने और आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कई कदम उठाए। हालांकि शाह का ईरान को
आधुनिक राष्ट्र बनाने का विचार ईरानी लोगों की समझ में नहीं आया और इस्लामिक धर्मगुरु उनसे चिढ़कर उनको अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे। क्रांति के शुरुआती चरण में शाह ने इसको दबाने की पूरी कोशिश की। आयतुल्ला रोहुल्ला खामनेई को गिरफ्तार करके ईरान से निकाल दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी घटना तब घटी जब ईरानी सरकारी मीडिया ने खामनेई के खिलाफ आपत्तिजनक कहानियां छापी और इसके बाद ईरान के लोग भड़क उठे और दिसंबर 1978 में करीब 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शाहयाद चौक पर इकट्ठा हुए। सेना ने सरकार के आदेश के बावजूद लोगों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री के कहने पर ईरान के शाह और उनके परिवार ने ईरान छोड़ दिया और बाद में सभी बंदियों को रिहा करते हुए खामनेई को भी ईरान बुला लिया गया। इस तरह खामनेई की अगुवाई में ईरान में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और रोहुल्ला खामनेई ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। ईरान से पलायन करने वाले पारसियों की बात करें तो भारत में पारसियों का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। फारसी लोग गुजरात के तट पर पहुंचे थे। इसके बाद पारसी धर्म से ताल्लुक रखने वालों ने भारत को ही अपना घर मान लिया था। टाटा, गोदरेज और वाडिया कंपनियों के संस्थापक भी पारसी हैं। इन तीनों कंपनियों ने हमेशा से ही इंडियन इकोनॉमी में अहम रोल निभाया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की इकोनॉमी में हजारों पारसियों का डंका बोलता है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।